हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके CUET लीट में। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? 3D ज्योमेट्री। ठीक है ना, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे सीखना होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि जो भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग सीखते हैं वो किस में होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। किसमें होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है। तो मान लीजिए हमारा क्या है, एक क्यूब है। इससे हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, हमारा एक्स एक्सिस। यार पहले समझते हैं हम क्या सोच समझ रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D। 3D में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। तो इसको हमने लिया एक्स एक्सिस अपना। ठीक है। इसको हमने लिया अपना वाई एक्सिस। स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, इसको हमने लिया अपना जेड एक्सिस। ठीक है। तो एक्स वाई जेड यहाँ पे हैं ये आपके। ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी तीन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना। अब इसमें कहीं भी कोई पॉइंट प्लॉट करना होगा तो इसके कितने कोऑर्डिनेट हमको दिखाने पड़ेंगे? 3 कोऑर्डिनेट्स दिखाने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स जैसे देना हो तो क्या देंगे? तो पीछे भी जैसे आपको बताया कि यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे और सबसे पहले पहुंचेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस चल रहे हैं। ठीक है। एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस, इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये ऐसे भले ही आपको दिख रहा है लेकिन एक्चुअली क्या है, ऐसे ऐसे है ये प्लेन। ये जो P पॉइंट है यहाँ पर कहीं है। ये मेरा हाथ जो दिख रहा है यहाँ पर कहीं है। अब 3D तो यहाँ दिखा नहीं सकते, ये चीजें आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। ये चीजें अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपको 3D समझ में आएगा। ठीक है। तो हमने चला एक्स डिस्टेंस, यहाँ पहुंच गए। फिर चले हम ऊपर की ओर वाई डिस्टेंस। ऊपर की ओर कितना चले? वाई डिस्टेंस। ठीक है। अब ऊपर की ओर वाई डिस्टेंस चला, फिर क्या यहां तक पहुंच गए। वाई डिस्टेंस चले तो कहां पहुंच गए? वहां। अब फिर क्या किए, जेड डायरेक्शन में, यहाँ ऊपर की ओर किस डायरेक्शन में गए हैं? वाई डायरेक्शन में। और फिर क्या करते हैं, जेड डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन है, इधर की ओर बोर्ड से बाहर आता हुआ, तो ये समझिए ऐसे प्लेन है तो बोर्ड से बाहर आता हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे चला, यहाँ पे जेड डिस्टेंस। तो जो इसका जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे P पॉइंट के, वो क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है ना। आई होप एक पॉइंट प्लॉट करना और ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी 3D में। ठीक है। ये काम आप पहले भी कर चुके होंगे। ठीक है। अब जो है हम लोग आगे इसको बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं क्या हमको देखना है। आगे हम लोग देखेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला इन 3D। ठीक है। अब क्या देखेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या है, ये आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है। अगर 2D में डिस्टेंस फार्मूला लिखना होता है तो क्या पढ़ते हैं? अंडर रूट x2 माइनस x1, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो, और x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी तरह से 3D में क्या हो जाएगा, बस एक और कंपोनेंट जुड़ जाता है। ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई 3D में P पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 z1। और एक पॉइंट Q दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2 कॉमा कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक। ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशांक। z2 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस PQ, जो PQ डिस्टेंस होगा, ठीक है, PQ जो डिस्टेंस होगा वो कैसे दिया जाता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है। इतना आप लोग याद रखेंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है 3D में। ठीक है। तो इसमें कोई कुछ नया नहीं है। ठीक है।
कोई कुछ नया नहीं है। आप इसको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक वेक्टर के थ्रू देखिए, अब ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको जो पिछला चैप्टर है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे आगे वाला, जैसे आपका बॉक्स वगैरह जो बताए थे, एसटीपी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन आपको कौन सा आना चाहिए, आपको आना चाहिए डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और क्या क्या वेक्टर्स के बारे में जो हम लोग सीखे थे वो सब चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आती है तो फिर से जाइए उसको पढ़िए, अगर आपने उसको लाइटली लिया है तो, अदरवाइज ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर वो चैप्टर नहीं समझ में आया, आपने लाइटली लिया है, तो ये भी लाइटली ही चला जाएगा, यानी आपके 2 चैप्टर मिस हो जाएंगे। और ये मानिए कि ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ईजी होते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा घुमा के भी नहीं पूछा जा सकता, इसमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब अगर आपको समझ में आ गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, तो इसके क्वेश्चन लगाना रिलेटिवली इजी होता है, ठीक है। होता क्या है, बच्चे जो है इसको इनको लाइटली लेते लेते या थोड़ा सा शुरू में ना समझ में आया तो उसको हल्के कहते हैं कि लग रहा है बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, और ऐसे करते करते पूरा मिस हो जाता है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आता, ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जैसे इसका अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम पीक्यू को मिलाने वाला एक वेक्टर खींचते, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो PQ डिस्टेंस होगा उसको हम लिख सकते हैं OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अब आपने पढ़ा है कि पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, बता रहे हैं, ये चीजें सीखना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज केवल इस फार्मूला, ये फार्मूला तो है ही, लेकिन ये कैसे, तो हम बोल सकते हैं ना कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि Q किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा, OQ कहलाएगा। और पोजीशन वेक्टर देते हैं तो क्या लिखते हैं, कुछ नहीं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स है, उन्हीं के साथ आगे क्या कर देते हैं, आई जे के कैप लगा देते हैं। तो यानी OQ वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 आई कैप y2 जे कैप और z2 के कैप। और फिर P वेक्टर का, क्योंकि हमने देखा कि 2 वेक्टर अगर हमको निकालना है, जैसे PQ वेक्टर निकालना, तो हम बताए थे ना OQ माइनस OP करना है। अब OP क्या है, OP पोजीशन वेक्टर, अब ये पिछले क्लास में ही पढ़े, ठीक है ना। तो OP का फिर पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं क्या, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर हमको क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप मिला। और हम जान रहे हैं ये किस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, PQ वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो PQ का डिस्टेंस क्या है, एक्चुअली में जो PQ वेक्टर हमने खींचा उसी का मॉड है, उसी का मैग्नीट्यूड है। तो PQ का मॉड कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट में उसके x का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो फाइनली आपको मिला कि नहीं यही चीज, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितनी आसानी से बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो इसलिए ये जो है, अगर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3D में दिए हुए हैं तो उनका जो फार्मूला होगा, डिस्टेंस फार्मूला, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और नया देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कहने का क्या मतलब है कि जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, वो उससे किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वही चीज पुराना अपना फिगर लेते हैं, यहाँ पे हमने अपना फिगर लिया, ये फिगर है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे P है, इसका बताना है डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से,
ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ठीक है ना। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये जो है आपका ओपी वेक्टर है, या ओपी जो है लाइन सेगमेंट है, या ओ पॉइंट, ओपी मतलब पी पॉइंट है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ये आपका ठीक है। तो अब देखेंगे ध्यान से कैसे हम निकालेंगे, मतलब P से x एक्सिस का डिस्टेंस, ठीक है। तो P से x एक्सिस का डिस्टेंस निकालने के लिए एक चीज पता है, मान लेते हैं हम जो है इसका जो है डिस्टेंस क्या है, इसका OP जो है लेंथ जो है, OP का लेंथ जो है r है, ठीक है। OP का लेंथ हम क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं एक समय के लिए, ठीक है। OP का लेंथ क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो फिर जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या आप सोच पा रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये आपने विजुअलाइज कर लिया तो आपका काम बन गया, ठीक है। अगर आपने ये विजुअलाइज कर लिया तो आपका काम बन गया, ठीक। तो आप कैसे विजुअलाइज इसको कर पाएंगे, उसकी हम लोग बात करते हैं। या फिर आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, छोड़िए इस चीज को, आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। अगर बस हमको ये डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है, तो इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम केवल एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं, तो एक्स 0 और 0 होगा, वाई 0 होगा और जेड 0 होगा। तो इन दोनों के बीच का जब हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या निकलेगा, इस ये पी और मान लीजिए कोई पॉइंट है क्यू, तो पी क्यू का डिस्टेंस यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मान लीजिए एम एल एन कर देते हैं, ठीक है, एम कर देते हैं, तो पी एम कितना होगा, पी एम कितना होगा, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो x में से x घटाएंगे वो 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें से करेंगे जब y2 माइनस y1 तो y माइनस 0 यानी y स्क्वायर, और z माइनस 0 यानी z स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी कि x एक्सिस से जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। वही y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, मान लीजिए एम एल ले रहे हैं और फिर z एक्सिस से एन ले रहे हैं, उसको दिखा नहीं रहे हैं, वो बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पी एम हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पी एल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एक्चुअली में, जो है देखिए जो एक्सिस पर लिया जा रहा है, जिस एक्सिस पर, वो वाला कंपोनेंट है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में, और फिर पी एम एन कर रहे हैं पी एन, तो वो क्या हो गया अंडर रूट, क्योंकि जेड पर ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे आप लोग फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी ये सब चीजें जो है हम जो अभी कर रहे थे वो डायरेक्शन कोसाइन जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज कर देंगे, x2 माइनस x1, x में से घटाएंगे 0 हो जाएगा, y2 माइनस y1, y में से 0 घटाएंगे y हो जाएगा, और z में से 0 घटाएंगे z हो जाएगा, और उसका स्क्वायर लिखना ही है। तो इस तरह से आप डिस्टेंसेज निकाल सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एनी एक्सिस, ठीक है ना। तो कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है, ठीक है, चाहे नहीं भी दिया तो भी कोई बात नहीं, पॉइंट, अच्छा पॉइंट का कोऑर्डिनेट देना चाहिए, सॉरी, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x1 y1 z1 या जैसे भी दिया है, तो उसका x एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो अंडर रूट में क्या कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई एक्सिस से निकालना होगा तो ये कर देंगे, और जेड एक्सिस से निकालना होगा तो ये कर देंगे। क्या है, अगर x एक्सिस से निकाल रहे हैं तो x वाला कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, y एक्सिस से निकाल रहे हैं तो y वाला कंपोनेंट नहीं आना चाहिए, z एक्सिस से निकाल रहे हैं तो z वाला कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन फार्मूला, क्या देखते हैं हम लोग, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ वैसे है, मतलब 2D में आप पढ़े होंगे वैसे ही है बिल्कुल। मान लीजिए पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं,
और एक पॉइंट है, कोई पॉइंट n है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो इस n के जो x कोऑर्डिनेट होंगे, n का जो x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, या कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो है n कह लीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ n के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x वाला क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हैं m अगर लिखते हैं तो कौन सा वाला, x2 प्लस n तो कौन सा वाला, x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा ये x का हो गया, मतलब इस n के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, ये x वाला हो गया n का कोऑर्डिनेट, y वाला क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। और तीसरा क्या आ जाएगा, ये तो इतना तो हम लोग 2D में भी पढ़े हैं। अब तीसरा क्या हो जाएगा, बस वही एनालॉजी फॉलो करिए, ठीक है, m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन फार्मूला। अगर यहीं पे कह दिया जाए अगर ये मिड पॉइंट हो तो मिड पॉइंट के केस में आपको कुछ नहीं करना होता, दोनों को जोड़ के क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना होता है। तो मिड पॉइंट अगर n हो जाए तो मिड पॉइंट के केस में क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 कॉमा z1 प्लस z2 अपॉन, ठीक है। तो ये सेक्शन फार्मूला हो गया, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जब सेंट्रॉइड लिखना हो, कभी कभी सेंट्रॉइड लिखने के लिए आ जाएगा, तो सेंट्रॉइड लिखने के लिए जैसे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड लिखना है, ये क्या है, सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 y1 z1, मान लीजिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है x2 y2 z2, सी पॉइंट है x3 y3 z3, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड एक्चुअली में क्या होता है, जो आपके सामने का साइड है उसके मिड पॉइंट से मिलाइए इसके वर्टेक्स को, यानी माध्यिकाएं खींचिए, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन खींचिए। तो जहाँ पे जो मिलती हैं यही क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। तो जी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे क्या होंगे, कुछ नहीं, हमको तीनों कोऑर्डिनेट्स का क्या कर देना है, एवरेज ले लेना है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह से y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह से z के लिए z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रही होंगी बातें। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। क्वेश्चन अभी करने लायक नहीं है क्योंकि शुरुआत आपका होता ही है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज से, ठीक है। तो अब आगे का टॉपिक हमारा है डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिक्स थे, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इनको जानना जरूरी है, ठीक है। जो आपका सिलेबस लिखा हुआ है उसमें ये सब नहीं है, सीधे क्या है, डायरेक्शन रेशियो से शुरुआत है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो से, ठीक है, लेकिन इनको जानना जरूरी है। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस। सिंपल हम लोग डीसीज बोलेंगे, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, डीसीज बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस यानी डीसीज, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, तो मान लीजिए कोई वेक्टर या कोई लाइन होगा, ठीक है, कोई लाइन हो सकता है, कोई वेक्टर या लाइन सेगमेंट, ठीक है, कहीं भी 3D में होगा, तो वो एक्स वाई और जेड एक्सिस से जो इनको बोला जाएगा पॉजिटिव एक्स वाई और जेड एक्सिस से कोई एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो कोई ना कोई जो एंगल बना रहा होगा, तो मानते हम लोग क्या कि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। तो उनका अगर कॉस ले लिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं, कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो एक तरह से डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो किसी लाइन या किसी वेक्टर के क्या करते हैं,
डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्या होता है 2D में आपको कोई लाइन खींचना होता है तो उसका डायरेक्शन चाहिए होता है कि नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं ये लाइन, तो आप कह दिया जाए आपसे कि 2,1 से पास होने वाला एक लाइन खींचिए, तो 2,1 से पास होने वाला, या कह ले रहे हैं कि 0,0 यानी कि आपका ओरिजिन से पास होने वाला एक लाइन खींचिए। तो ओरिजिन से पास होने वाला लाइन ये भी हो सकता है, ओरिजिन से पास होने वाला लाइन ये भी हो सकता है, ओरिजिन से पास होने वाला लाइन ये भी हो सकता है। जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है, मतलब डायरेक्शन यहाँ देने के लिए हम क्या देते हैं कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, यानी कि स्लोप देते हैं, ठीक है ना। तो 2D में हम लोग क्या देते हैं, 2D जब आप लोग लाइन पढ़ते हैं तो उसमें लाइन का डायरेक्शन दिया जाता है, और उस लाइन का डायरेक्शन देने के लिए हम क्या देखते हैं, उसका स्लोप कितना है एक्स एक्सिस से, ठीक है ना। तो उसका स्लोप बता देता है कि क्या उसका डायरेक्शन होगा लाइन का। इसी तरह से 3D में जो लाइन का डायरेक्शन बताते हैं वो है डायरेक्शन कोसाइंस या फिर डायरेक्शन रेशियो। दोनों सेम है, दोनों रिलेटेड है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समझ में आ रही बात कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं किसी लाइन के 3D में, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे का बहुत कुछ बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि ये किसी लाइन के डायरेक्शन को बताते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको एक लाइन का डायरेक्शन नहीं पता रहेगा तो आप उसका इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन यहां से पता चलेगा डीसी। तो डायरेक्शन आपको क्या बताएं अभी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में लिख दें, अगर डेफिनेशन लिख देते हैं, लेट अल्फा बीटा गामा शायद आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। किसी बुक में देखेंगे तो डायरेक्शन आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, फिर भी लिख ही देते हैं, ठीक है। बी द एंगल, चलिए हटाते हैं इसको, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, हम समझा देंगे का कोशिश करते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, लिखने में। अभी हमको कुछ समझना भी है। तो फिर से वही हमारा गुड ओल्ड फिगर बार बार हम लोग लेंगे। तो ये मान लीजिए ये पॉइंट पी है, ये लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम एक एरो दिखा दिए, तो ये कोई जरूरी नहीं कि एकदम वेक्टर है। और ये क्या आप देख पा रहे हैं कि ये प्लेन से एक्चुअली में बाहर आ रहा है, ये आप विजुलाइज करना होगा आपको। एक्चुअली में ये इस बोर्ड में थोड़ी है, वो बोर्ड के प्लेन से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज की, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन अभी क्या बताया कि ये जो वेक्टर होगा या लाइन सेगमेंट होगा, जैसे हमने लिखा यहाँ पे ओपी कोई वेक्टर है, ठीक है, या ओपी लाइन सेगमेंट है, ठीक है। वेक्टर ना करके लाइन सेगमेंट बोल लीजिए या लाइन बोल लीजिए, ठीक है, लाइन सेगमेंट होगा। तो ये क्या बना रहा है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेना जरूरी है कि हमेशा जब एंगल हम मेजर करते हैं, तो एंगल हमेशा, यानी कोण जो होता है, दो चीजों के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा कैसे मेजर किया जाता है। जैसे यहाँ पे बात करें तो हमेशा एक प्लेन में मेजर किया जाता है। जैसे ये दो लाइंस हैं या दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल आप तभी मेजर कर पाएंगे जब दोनों एक ही प्लेन में हो, ठीक है। एक प्लेन में होने पर ही आप एंगल माप पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमारा जो ये प्लेन होगा वो कौन सा होगा। तो हम अगर इसको इससे मिला दें, इसको हम लोग इससे मिला दें, तो ये इस ट्राइंगल को अगर हम पूरा कर दें, ठीक है, तो क्या ये जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस का लाइन है, ठीक है, और ये जो वेक्टर है उसका एक प्लेन आप देख पा रहे हैं। ये जो होगा, ये जो ट्राइंगल एक प्लेन बनाएगा, जो कि बिल्कुल भी बोर्ड में नहीं है, बिल्कुल भी ये बोर्ड में नहीं है, बोर्ड से निकलता हुआ है ये प्लेन, ठीक है। और इसमें जो एंगल मेजर करेंगे ये हमारा एंगल अल्फा है, ठीक है। तो ये है अल्फा। उसी तरह से बीटा के लिए, बीटा को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, ये ट्राइंगल पूरा करना होगा, ठीक है। तो अब जो ये वेक्टर और ये बिल्कुल बना रहे हैं जो एंगल, वो हो गया बीटा।
ठीक है, और इसके बीच और z के बीच जो एंगल है वो क्या है, गामा। ठीक है, गामा क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ही होगा तो एक्स वाई प्लेन आपको दिख रहा है, वो आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये जो है एंगल्स उसमें नहीं है। ठीक है, या फिर भी इसका भी ट्राइंगल आप बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है, चलिए ऐसे। तो ये अल्फा बीटा गामा क्या है, ये वेक्टर्स जो है, ये वेक्टर या लाइन सेगमेंट जो है क्या बना रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल्स बना रहा है। तो कुछ है नहीं, जो कॉस अल्फा होता है और कॉस बीटा होता है और कॉस गामा होता है, यही क्या कहलाते हैं, यही तीनों क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। और चूंकि ये बार बार लिखना होता है तो इसको लिखा जाता है एल, एम और एन से। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं एल कॉमा एम कॉमा एन होते हैं। ठीक है, या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो कॉस अल्फा एल के बराबर होता है, कॉस बीटा एम के बराबर, कॉस गामा किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं, ये देखिए ये जो प्लेन है एक्चुअली में ये ऐसे आ रहा है, ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो क्योंकि वेक्टर जो है आपका बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो बिल्कुल बोर्ड से बाहर ऐसे आ रहा है, तो ये जो प्लेन जो एक्चुअली में ये प्लेन बना है ऐसे बोर्ड से बाहर है, न कि पीछे वाला प्लेन है, न ये प्लेन है, कुछ नहीं, ये जो प्लेन है ऐसे कुछ तिरछा है ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ज्यादा जोर मत दीजिए, आप बस इतना समझिए कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा क्या है। जितने लोग समझ गए ठीक है, नहीं तो जो लोग नहीं समझे वो बस इतना याद रखें, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ठीक है, और उनको एल कमा एम कमा एन से लिखते हैं, एल एम एन से लिखते हैं। ठीक है, यानी कॉस अल्फा बराबर एल होता है, कॉस बीटा बराबर एम होता है, कॉस गामा बराबर एन होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ रिलेशंस वगैरह निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट इसके लिए, इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं पी के x1 y1 z1। ठीक है, जैसे नाम दे दिया। अब क्या आप ये चीज जो पिछले अभी क्लास में हम बताए हैं वही चीज, अब क्या आप इसको समझ पा रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि जो ओपी का जो ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, आर के मतलब आर के बराबर है। ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर के बराबर हम मान लेते हैं। हालांकि आर का मान फिर से भी लिख सकते हैं, आर का मान ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको बताया ही गया है। किसी भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके जो कंपोनेंट है आई जे का के वाले, उनका क्या कर दीजिए, स्क्वायर करके जोड़ के अंडर रूट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग जानते ही हैं, ये पिछले में पढ़े हुए हैं। तो अब क्या हो गया, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमने आर ले लिया, यानी ये लंबाई आर है और ये क्या बन रहा है, हम जान रहे हैं कि राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो ये क्या बताया गया एक्चुअली में, ये देखिए बहुत ये डिस्टेंस जो है ना, ये आपको ऐसे देखने में बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में है क्या, इसी डिस्टेंस के बराबर है वो, ये वाला है। यहाँ पे देखने में आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, इस डिस्टेंस के बराबर है। क्योंकि जब आप इसको खोलेंगे ना, ऐसे करेंगे, जब इस प्लेन को ये जो जिसमें है इसको ऐसे करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, जो ये एक्चुअली में जो ये लेंथ है ना वही जो है ये है, न कि ये तिरछा है। यहाँ पे फिगर में आपको तिरछा दिख रहा है लेकिन ऐसे है, सीधा है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से क्या हो गया इस तरह से इसका हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, या ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं x1, क्योंकि इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है क्या है, x1 है। ये वाला लाइन लेंथ क्या है, तो x1 अल्फा और r में एक रिलेशन लिख सकते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा लिख सकते हैं। x1 इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो ये जो बेस बताएगा किसको बताएगा, आर के साथ अगर आप हाइपोटेनस के साथ कॉस अल्फा का गुणा कर देते हैं तो ये पिछले वीडियो में भी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये निकालने के लिए क्या होगा, फिर से ये y डिस्टेंस है। ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है, y, p का y डिस्टेंस है। ठीक है, तो y डिस्टेंस है, तो ये जो y1 होगा यहाँ पे, यहाँ से y1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, r cos बीटा।
तो इसी तरह से Z1 के लिए ज़्यादा मेहनत करना नहीं है, Z1 भी क्या होगा और R cos गामा होगा, ठीक है ना। तो जो कोऑर्डिनेट्स हुए एक्चुअली में, जो कोऑर्डिनेट्स हुए x1 y1 z1, उनको हम डायरेक्शन कोसाइंस के रूप में लिख सकते हैं, इनके टर्म्स में लिख सकते हैं। और जहां पे एक चीज कॉमन आएगा जो कि r है, r मतलब उस वेक्टर का या उस लाइन सेगमेंट का आप कह लीजिए क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है डायरेक्शन कोसाइंस का, निकालते हैं हम लोग। निकालते हैं हम लोग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस डीसी, ठीक है ना। तो इसका निकालते हैं सम ऑफ, देखिएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डीसी, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो हमको क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग एक बात और बोल सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर इतना होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, यहां से देखा जाए, सॉरी ऊपर देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, तो कॉस अल्फा बराबर होगा x1 अपॉन आर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा x1 अपॉन आर, x1 अपॉन आर का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होगा y1 अपॉन आर का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा z1 अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको जोड़ दे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अब बताइए आर का वैल्यू एक्चुअली में है क्या, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर है कि नहीं, किसी पोजीशन वेक्टर का यही तो मैग्नीट्यूड होता है, और उसको हम आर से लिख रहे हैं, यानी उसका स्क्वायर करेंगे तो सेम यही मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे भी क्या मिल जाएगा x1 y1 स्क्वायर कर लीजिए सबका, और नीचे में भी मिल जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, यानी ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम जो होता है एक के बराबर होता है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे चीजें आपके रिजल्ट के रूप में आती रहेंगी, इनको आप लोग याद रखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, हम लोग देखते हैं एक गिवन डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना। इसी पर चलते हैं, इसी पेज पर चलते हैं। यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तो एक यूनिट वेक्टर लिखना है इन अ गिवन डायरेक्शन, किसी गिवन डायरेक्शन में। तो जैसे हम लोग यही फिगर हम लोग लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम लोग यही फिगर लेते हैं जो हमारा है। तो ओपी जो है, ओपी के डायरेक्शन में अगर हम यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या लिखें, ओपी वेक्टर लिखें। और हम लोग जानते हैं ओपी क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो ओपी वेक्टर क्या होगा एक्चुअली में, जो ओपी के कोऑर्डिनेट्स है x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, ये हम लोग पिछले ही क्लास में देखे है ना, पीछे ही मतलब जो वेक्टर हम लोग पढ़ा है उसमें यही होता है कि ओपी वेक्टर हमको अगर लिखना है, यहाँ पे ओपी वेक्टर अगर हमको लिखना है तो एक्चुअली में क्या होगा x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर हमको लिखना है, ओपी कैप लिखना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ओपी वेक्टर में ओपी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ओपी का मैग्नीट्यूड है क्या, ओपी का मैग्नीट्यूड हमारा आर माने हैं हम, तो उसी को आर मान लेते हैं, ठीक है। आर माने हैं तो आर से डिवाइड कर देते हैं, तो सब में क्या करेंगे आर से डिवाइड करेंगे सभी कंपोनेंट्स में। तो x1 अपॉन आर आई कैप, ठीक है। इसको पूरा नहीं लिख रहे हैं कि अंडर रूट x1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, सीधे आर माने तो आर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। y1 अपॉन आर जे कैप और z1 अपॉन आर के कैप। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से,
तो यहाँ से ओपी कैप क्या बनता है, याद करिए, ये x1/r क्या है, कॉस अल्फा है। आप जब देखेंगे अभी, ठीक है, फिर से हम लेके चल के दिखाते हैं आपको। x1/r क्या है, कॉस अल्फा है, y1/r क्या है, कॉस बीटा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फा, या सीधे हम एल एम एन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉस अल्फा एल के ही बराबर होता है। तो एल का आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या बना, किसी वेक्टर, कोई वेक्टर दिया है तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो वो क्या होगा, एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप है। यानी आई जे के कैप के साथ क्या रहेगा कंपोनेंट के रूप में, डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे। तो इसका यह भी सत्य है कि अगर आपको किसी वेक्टर, कोई वेक्टर दिया है और उससे आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो तो आप क्या करेंगे, उसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर देंगे। जैसे यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे, जो आई जे के कंपोनेंट्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी डीसी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसका उल्टा सोचिए, आप, आपको वेक्टर दिया रहेगा, ठीक है, कोई वेक्टर दिया रहेगा, उसको आप यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपके आई जे के कैप के जो कंपोनेंट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, एक्चुअली में डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग आते हैं डायरेक्शन रेशियोज पर। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज पर आते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस तो हो गया, अब डायरेक्शन रेशियोज पर आते हैं। इनको डी आर्स बोलेंगे हम लोग, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डी आर्स। अब देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में बस इतना सा अंतर है कि डायरेक्शन जो कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीपल होते हैं। यानी किसी एक ही नंबर का क्या कर दीजिए, तीनों में गुणा कर दीजिए। होता क्या है एक्चुअली में, ये क्यों लिया गया, क्योंकि डायरेक्शन जो कोसाइंस होंगे, आप कॉस ऑफ एंगल निकाल रहे हैं, तो ज्यादातर केसेज में क्या मिलेंगे आपको, फ्रैक्शनल क्वांटिटीज मिलेंगी। ठीक है, 1/√2, 1/2 ऐसे करके, है ना, क्योंकि ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि बस एक जगह एक मिलता है, कब, जब आपका कॉस कितना हो, 0 अंश हो तो आपको एक मिलेगा, और कॉस 90 हो तो 0 मिलेगा। तो वहां पर बस आपको ऐसा मिल रहा है, नहीं तो उसके बीच ही रहता है वैल्यू। ठीक है, और या फिर -1 मिलता है। ठीक है, तो उनके बीच ही वैल्यू रहता है, यानी फ्रैक्शनल ही रहेगा। तो वो चाहते हैं हम लोग फ्रैक्शनल न रहे, तो फ्रैक्शनल न रहे तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम कुछ करते नहीं, किसी एक ऐसे नंबर से गुणा करा देते हैं कि हमारा क्या हो जाए, काम बन जाए। ठीक है, एक ही नंबर से, किसी एक ही नंबर से गुणा कर देते हैं तो क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि डायरेक्शन रेशियोज आर मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, और इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस को जैसे कि L, N, N से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको A, B, C से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायरेक्शन रेशियोज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, A, B, C से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें किसी एक नंबर से गुणा करा देंगे, कोई एक, मान लीजिए लेमडा, तो ये बराबर हो जाएंगे, यानी A, B, C विल बी इक्वल टू लेमडा A, लेमडा B। यहाँ पे 3 लगा सकते हैं या 2 ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा M, सॉरी, लेमडा L, लेमडा M, लेमडा N। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी किसी एक क्वांटिटी से गुणा करा के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक हम होशियारी करते हैं, होशियारी करने के लिए एक ऐसे क्वांटिटी का गुणा करते हैं जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाए। तो अगर हम इसमें आर का गुणा करा दें, सारे डायरेक्शन कोसाइंस में आर, यानी आर मतलब जो ओरिजिनल वेक्टर था हमारा, उसके हम अगर मैग्नीट्यूड से गुणा करा दें, ठीक है, अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से गुणा करा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएंगे, मतलब एक किसी भी क्वांटिटी से हमको गुणा कराना है तो वहां से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऊपर ऊपर हम जा रहे हैं, सॉरी इसमें नहीं, पीछे वाले में था। हाँ, यहाँ पे देखिए,
अगर हम क्या करें, इसी में आर आर से गुणा करा दें, ठीक है, क्योंकि यही तो डायरेक्शन कोसाइंस है। और इसमें आर का गुणा करा दे तो क्या बचेगा, x1 y1 z1। यानी हमारा क्या मिला, एक्चुअली में ये जो एक्स आई जे के कंपोनेंट है वही किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई जे के कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई जो है वेक्टर दिया हुआ है तो आपका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम अगर r से गुणा करा दें तो इफ ओपी वेक्टर इज x1 i कैप y1 j कैप सॉरी j कैप प्लस z1 k कैप, देन डी आर्स ऑफ ओपी, ठीक है, चाहे वेक्टर का लीजिए चाहे लाइन चाहे जो भी, वो क्या होंगे, जो ए बी सी होंगे वो बराबर होंगे किसके, x1 y1 और z1। यानी यही कंपोनेंट्स ही, यानी याद रखिएगा, आपसे कोई वेक्टर आपको अगर दिया हुआ है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स ही होते हैं, जो हैं यही ए बी सी है डायरेक्शन। तो आपको कुछ अलग नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, आपको बस उनके कंपोनेंट्स लिखने, वही आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज आता है कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन आपके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन डीसीज एंड डीआरस, तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन कुछ नहीं, अभी हम जान रहे हैं कि इसके मैग्नीट्यूड से यानी अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस में बदल जाएंगे, ठीक है। यानी यही ए बी सी भी है, यही क्या है, ए बी सी हमारे डायरेक्शन रेशियोज भी हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइन में अगर आपको बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास इफ डीसी डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन a b c, देन डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे उसके, कुछ नहीं, क्या करना, a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो करेंगे, इसी से तो डिवाइड करेंगे, यही तो मैग्नीट्यूड है। तो क्या करेंगे, a अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉमा सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कोई देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम एकदम फ्री हैं चूज करने के लिए डायरेक्शन रेशियो में क्या मल्टीप्लाई करें। तो हो सकता है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी लिया जा सकता हो, तो यहाँ पे मैं भी कभी कभी आपको मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेके चलना है, दोनों सही है, ठीक है। ओ क्योंकि आपका डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं कि ये नेगेटिव क्वांटिटीज हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है नेगेटिव लेमडा का गुणा करा दें, यानी लेमडा का जो गुणा करा रहे हैं वो क्या हो जाए, नेगेटिव आप ले रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आप फ्री हैं, मतलब डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए डायरेक्शन कोसाइन में आप किसी भी नंबर का गुणा करा सकते हैं, बस तीनों में जो होना चाहिए सेम ही नंबर होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे होशियारी क्या की है, जो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था उसी से कराएं, ठीक है। तो हो सकता है कभी कभी आपको, तो दोनों मतलब दोनों करेक्ट आंसर है प्लस माइनस के साथ, ठीक है। तो कभी कभी आ जाएगा, अगर आप प्लस माइनस के साथ, तो ऐसा आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे कि माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला भी होगा माइनस वाला भी होगा, ठीक है, दोनों होंगे, ठीक। तो यहां तक बस। अच्छा, अभी हम लोग देख लेते हैं कि जब दो लाइन को ज्वाइन कर रहा है, मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का डीसी और डीआर क्या होंगे, ठीक है, डीसी एंड डीआर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। डायरेक्शन रेशियोज एंड
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाला, ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने पर मिलाने के लिए, ठीक है, कोई लाइन सेगमेंट है, उसका डीसी क्या होगा, डीसी और मतलब डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1, y1, z1, और एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि अगर हम ए बी लाइन सेगमेंट है और ए बी के डायरेक्शन में हम क्या निकाल लें, वेक्टर निकाल लें, या ए बी वेक्टर हम अगर लिख पाए तो हम कुछ नहीं, हम जानते हैं अगर ए बी वेक्टर हम निकाल लें तो ए बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई जेड वही क्या कहलाएंगे, किसी भी वेक्टर, कोई वेक्टर लिखा हुआ है तो उस वेक्टर के मतलब उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, ये हमने पहले सीखा है, इसीलिए हम बोले हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिछला चैप्टर। अब ए बी वेक्टर लिखने के लिए अगर दो पॉइंट होते हैं तो दो पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर कैसे लिखते हैं, अगर आपका ए बी वेक्टर लिख रहे हैं यानी दूसरा पॉइंट, तो दूसरे में से पहले को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ से ए बी वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप, ये हम पहले कर चुके हैं। फिर y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां से डीसी डीआर्स हमारे हो गए, डीआर्स क्या होंगे एक्चुअली में, तो डीआर्स कुछ नहीं, डीआर्स क्या होंगे, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, क्योंकि कंपोनेंट्स ही होने वाले डीआर्स, तो ये डीआर्स हो गए, ठीक है। और अगर आपको डीसी निकालना है यानी डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज हो गए, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो कुछ नहीं, ए बी का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, ए बी का मैग्नीट्यूड कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए आर ही है, ठीक है। मान लेते हैं कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर, क्यों नहीं हम निकाल रहे हैं क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, अंडर रूट में इतना सब लिखना लंबा हो जाएगा, तो क्या कर देना, बस कुछ नहीं, इससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, ये क्या हो जाएंगे, ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाए, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इतना सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतनी सी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा अगर आपको न समझ में आया हो, अगर नहीं समझेंगे या न समझने का कोशिश करेंगे तो फिर आगे का आपको कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए फंडामेंटली आंसर क्या आया है, आपको ये याद रखना है कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, आपको हमेशा देखिएगा वेक्टर दिया रहेगा, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वही क्या बताते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को बताते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखना है कि जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और अगर आपका डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी गिवन है तो आपको क्या करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर केसेज में आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए रहेंगे, आपको क्या करना होगा, डायरेक्शन कोसाइंस पूछेगा निकालिए, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से उसमें एबीसी में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज कह रहा है, कहेगा कि दो पॉइंट है, दो पॉइंट को मिलाने वाला कोई लाइन सेगमेंट है, तो उसका क्या बताइए, डायरेक्शन रेशियो बताइए। तो आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देना, माइनस कर देना बस। कभी कभी ये भी दे सकता है कि दो लाइंस हैं, दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हुए हैं, समझिएगा, दो लाइंस है या दो वेक्टर्स हैं उनके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं। तो अगर दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, दो लाइन के, तो दो लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियो दिए हैं तो उनके जो उनके डायरेक्शन में वेक्टर क्या होगा, लाइन के डायरेक्शन में, तो क्या करता है, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, यही करना है। तो एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं, आप एक्स के कंपोनेंट ही बना रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि दो पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो, ऐसे नहीं दे सकता, दो पॉइंट के डायरेक्शन, दो लाइंस के दे ही सकता है, ठीक है। तो
उस तरह से नहीं पूछेगा, 2 पॉइंट दिया होगा, ठीक है, 2 पॉइंट दिया होगा तो उसका जो है डायरेक्शन रेशियो बताना होगा उस लाइन सेगमेंट का, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों कंपोनेंट्स को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो इतना सब आपको फिर से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, एक एक चीज, इसको 2 बार जरूर देखिएगा इस लेक्चर को, ठीक है। एक बार में आपको पूरा दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है। तो इसको 2 बार, इस लेक्चर को आपको 2 बार जरूर देखना चाहिए, ठीक है। और आप खासकर डीसी और डीआर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, डीसी और डीआर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब आप जाएंगे क्वेश्चन लगाने तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब आप जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने तो बहुत आसान रहेगा, ठीक है। तो कोई भी बुक होगा उसमें डीसी और डीआर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सब लगा लेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में आए तो, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, उसमें क्या करें, क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दें, ठीक है। तो क्या बोले, इसको 2 बार जरूर देखिएगा, और डीसी और डीआर यानी डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज पूरा जो है अच्छे से समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और वेक्टर से रिलेशन, देखिए बार बार वेक्टर से और लाइन से रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।